क्या बिहार के बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर 20,000 वोटों से जीत गए? जी हां, आपने सही सुना। सीट के नतीजे भी आए, लेकिन जन स्वराज के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल भी देखने को मिला और वही बीजेपी के खेमे में मातम सा छा गया है। जी हां, शुरुआती रुझान में लगातार प्रशांत किशोर बढ़त बनाते हुए थे और यही वजह थी कि समर्थकों को जीत का भरोसा नजर आ रहा था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव था या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वास्तव में भाजपा अपनी वर्षों की पुरानी मजबूत सीट गंवा सकती है तो यह सिर्फ स्थानीय हार नहीं बल्कि उसकी चुनावी रणनीति पर भी सवाल खड़ी कर सकती है। इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता रहा। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और पार्टी ने इसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद अगर परिणाम विपक्ष या किसी नए राजनीतिक दल के पक्ष में जाता है तो इसका संदेश सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि भाई चुनाव परिणाम आने से पहले ही कई जगहों पर जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। देखा जाए तो राजनीति में कई बार ऐसा आत्मविश्वास भारी भी पड़ जाता है। 2015 के बिहार चुनाव का उदाहरण भी अक्सर दिया जाता है, जब शुरुआती माहौल कुछ और था लेकिन अंतिम नतीजे बिल्कुल अलग निकले। इसी वजह से यह चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं रही बल्कि राजनीतिक संदेश का भी चुनाव बन गया है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने आया है, क्या हाल के छात्र आंदोलन और युवाओं की नाराजगी का असर भी इस चुनाव पर पड़ा है। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद बिहार में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने रोजगार, शिक्षा और सरकारी नीतियों को लेकर के सवाल उठाई है। कई जिलों में तनाव की खबरें भी सामने आई है। ऐसे माहौल में अलग युवाओं का बड़ा वर्ग किसी नए विकल्प की तरह झुकता है तो उसका असर चुनावी नतीजों पर दिखाई देना स्वाभाविक माना जाता है। इसी संदर्भ में प्रशांत किशोर लगातार रोजगार, पलायन और शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाते रहे। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ 5 किलो राशन नहीं बल्कि रोजगार चाहिए, राज्य में पलायन बंद होना चाहिए और केंद्र सरकार को बिहार के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि यह सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक संदेश पहुंचाने का चुनाव है। उनका कहना था कि बिहार को बेहतर नेतृत्व, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है। उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा है कि विश्वास जीतते हैं उनके लिए वे आगे और मेहनत करेंगे और इस दौरान जन स्वराज के समर्थक में लगातार नारेबाजी और जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। उधर भाजपा की ओर से बिहार सरकार के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है और भाजपा हमेशा चुनाव परिणाम को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी लेकिन ईवीएम या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी याद दिला दिया है कि कुछ महीने पहले हुए बड़े चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी जनादेश मिला था। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। अगर भाजपा जैसी मजबूत पार्टी अपनी पारंपरिक सीट हारती है तो इसके पीछे कौन से कारण रहे होंगे? क्या यह स्थानीय असंतोष था? क्या यह उम्मीदवारों का प्रभाव था? और क्या यह युवाओं की नाराजगी थी या फिर विपक्ष की नई रणनीति काम कर गई है? राजनीतिक विश्लेषकों में कई बार
कुछ लोगों का मानना है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों को ज्यादा मजबूती से उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री, रोजगार, शिक्षा, पलायन और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे विषयों पर लगातार अभियान चलाया है। दूसरी ओर भाजपा अपने संगठन और पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा करती दिखाई दी थी, लेकिन आज वह भरोसा टूट गई है। इसी बीच विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी उतनी आक्रामक नहीं दिखी जितनी उससे उम्मीद की जा रही थी। चुनाव परिणामों के दिन तेजस्वी यादव मंदिर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि हर समय राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इनके इस बयान की भी अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। कुछ लोगों ने इसे सामान्य प्रतिक्रिया बताया है, तो किसी ने कहा है कि विपक्ष को इस चुनाव में और सक्रिय होना चाहिए था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प मजबूत हो रहा है? क्या किसी नई पार्टी को शहरी सीट पर समर्थन मिलता है? तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। हालांकि सिर्फ एक सीट के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसलिए राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जन स्वराज भविष्य में भी इसी तरीके से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है तो वह संगठन और मजबूत कर लेगी, तो वह कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी चुनौतियां होंगी कि वह इस परिणाम की समीक्षा कैसे करेंगे और यह समझे कि किन कारणों से उनके पारंपरिक वोटों में कमी आई है। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और चर्चा मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर के भी हुई है, जहां भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दोनों परिणामों की सीधी तुलना करना उचित नहीं माना जाता है। अब नजरें आगे की राजनीति पर है। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव था? क्या यह बिहार विधानसभा चुनाव का टेलर साबित होगा? क्या युवाओं के मुद्दे आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बनेंगे? क्या रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे सवाल अब जातीय समीकरणों पर भी बहुत बड़ा असर डालने लगेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में आपको फिलहाल मिल जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर किसी पारंपरिक सीट पर सत्ता पक्ष को चुनौती मिलती है तो यह हर राजनीतिक दल के लिए एक संदेश होता है कि मतदाता सिर्फ पुराने समीकरण से नहीं बल्कि वर्तमान मुद्दों और प्रदर्शन के आधार पर भी फैसला कर सकती है। इसलिए आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी पूरे देश की नजर रहेगी। सभी दल अपनी राजनीति में बदलाव करेंगे, उम्मीदवारों का चयन करेंगे और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बांकीपुर का यह चुनाव राजनीतिक चर्चा का बहुत बड़ा विषय आज बन चुका है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता का होती है। उसमें नेता कुछ भी नहीं कर सकता है और किसी भी चुनाव से निकला संदेश आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।